हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम एम्पीरियलिज्म साम्राज्यवाद से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन कवर करेंगे। तो एम्पीरियलिज्म ये मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है। तो मैं मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री को टॉपिक वाइज कवर करा रहा हूँ। ये लेक्चर सेकेंड है। इससे पहले मैं फर्स्ट लेक्चर कवर कर चुका हूँ, तो आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन पे दे दूंगा। देन इसके अलावा मैं इंडियन हिस्ट्री के वेरियस टॉपिक पे टॉपिक वाइज कवर कर चुका हूं, तो आप इन लेक्चर को भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मेरा चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इंपीरियलिज्म पे फोकस रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंडिंग कंट्रोल ओवर अदर कंट्रीज थ्रू मिलिट्री फोर्सेस और बाय गेनिंग पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंट्रोल। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा शब्द सैन्य बलों के माध्यम से या राजनीतिक या आर्थिक नियंत्रण प्राप्त करके अन्य देशों पर नियंत्रण करने की प्रक्रिया को डिस्क्राइब करता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, एम्पेरियलिज्म। तो ये एम्पेरियलिज्म डिस्क्राइब करता है। और यहाँ पे हम एम्पेरियलिज्म को और सिंपल लैंग्वेज में समझें तो एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें एक रिच एंड पावरफुल कंट्री के द्वारा एक कमज़ोर कंट्री पर शासन या कंट्रोल होना इंपीरियलिज्म कहलाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू हुम द डिजायर एंड पॉलिसी ऑफ सिविलाइज्ड नेशंस टू रूल ओवर द वीक एंड बैकवर्ड पीपल इज कॉल्ड इंपीरियलिज्म। तो यहाँ पे बताना है किसके अनुसार सभ्य राष्ट्रों की कमजोरी एवं पिछड़े लोगों पर शासन करने की इच्छा और नीति ही साम्राज्यवाद कहलाती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, चार्ल्स ए बेयड। चार्ल्स ए बेयड के अनुसार सभ्य राष्ट्रों की कमजोरी एवं पिछड़े लोगों पर शासन करने की इच्छा और पॉलिसी ही इंपीरियलिज्म कहलाती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु सेड दैट इंपीरियलिज्म इज द एक्सट्रीम लिमिट ऑफ कैपिटलिज्म। किसने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम सीमा है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, लेनिन। ये लेनिन के द्वारा कहा गया था कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम सीमा है। तो लेनिन एक रशियन रिवॉल्यूशनरी पॉलिटिशियन एंड रशियन कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर थे। तो इनके द्वारा इंपीरियलिज्म के बारे में 1917 में लिखा गया था, हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पर्सन टू लिंक कैपिटलिज्म विथ एम्पीरियलिज्म। निम्नलिखित में से कौन पूंजीवाद को साम्राज्यवाद से जोड़ने वाले पहले व्यक्ति थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जी ये पहले व्यक्ति थे कैपिटलिज्म को एम्पीरियलिज्म के साथ लिंक करने वाले। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करने से पहले बताना चाहता हूँ कि ये मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक वाइज ई बुक है। ये अभी अंडर डेवलप में, इसे मैं 5 सितंबर तक अपलोड कर दूंगा। तो आप इसे 5 सितंबर से परचेस कर सकते हैं। और इसका मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा किस प्रकार आप इसे परचेस करेंगे। और जब ये इसे मैं कंप्लीट कर दूंगा तो इसका लिंक भी मैं कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसे आप इजीली परचेस कर सकते हैं। देन इसके अलावा एक और ई बुक है, ये सभी हिस्ट्री बुक का कलेक्शन। इसमें आपको एंशिएंट इंडियन, मेडिवल इंडियन, मॉडर्न इंडियन, गवर्नर जनरल एंड वाइसराय और वर्ल्ड हिस्ट्री, तो इन 5 सब्जेक्ट से आपको 6000 प्लस MCQ देखने को मिलेगा। बट ये भी अभी अंडर डेवलप में है, क्योंकि इसमें से मेडिवल, मॉडर्न ये कंप्लीट है और वर्ल्ड ये भी कंप्लीट हो जाएगा। बट एंशिएंट इंडियन और गवर्नर जनरल एंड वाइसराय ये अभी अंडर डेवलप में और इन्हें कंप्लीट होने में समय लगेगा। तो जब ये दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो इसे भी मैं अपलोड कर दूंगा, जिसे आप परचेस कर सकते हैं साथ में, क्योंकि अलग अलग परचेस करने में सभी को अलग अलग पे करने पड़ते हैं। लेकिन जब इसे आप साथ में परचेस करेंगे तो आपको बिल्कुल आधे में आधे पे करके परचेस हो जाएगा। तो इसे भी आप बाद में परचेस कर सकते हैं इन फ्यूचर। और 5 सितंबर से वर्ल्ड हिस्ट्री को आप एक्सेस कर सकते हैं स्टोर से। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द कॉजेज ऑफ एम्पीरियलिज्म। निम्नलिखित में से कौन से साम्राज्यवाद के कारण थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, ऑल ऑफ द एबव। नेशनल प्रेस्टीज, राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, एकोमोडेशन ऑफ सरप्लस पॉपुलेशन, ये भी रीजन था। द नेक्स्ट है वाइट मैंस बर्डन, तो ये भी कॉजेज था इंपीरियलिज्म का। ऑप्शन डी राइट आंसर है, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है, विच वन इज द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ
इम्पीरियलिज्म। साम्राज्यवाद का सबसे विनाशकारी प्रभाव कौन सा है? तो यहाँ पे इम्पीरियलिज्म का सबसे डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट बताना है कौन सा है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, ट्रेड ऑफ स्लेव्स, गुलामों का व्यापार। ये सबसे डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट है इम्पीरियलिज्म का। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ इम्पीरियलिज्म। निम्नलिखित में से साम्राज्यवाद के विनाशकारी प्रभाव कौन से हैं? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, ऑल ऑफ द एबव, ट्रेड ऑफ स्लेव्स, डिक्लाइन ऑफ वैल्यूज एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। तो ये डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट है इम्पीरियलिज्म के। देन इसके अलावा कुछ और पॉइंट डिस्कस कर ले तो नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल सेपरेशन, पॉलिटिकल डोमिनेशन। तो ये भी कुछ पॉइंट है इम्पीरियलिज्म के डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स के। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। ऑप्शन मैंने ये तीन देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए विक्टिम ऑफ इम्पीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। निम्नलिखित में से कौन साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के शिकार थे? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, एशियन कंट्रीज। देन इसके अलावा ऑप्शन में अफ्रीकन भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज भी साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के शिकार वे भी विक्टिम रहे हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, हमें ऑप्शन में एशियन कंट्रीज देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है, इन विच रीजन्स ऑफ एशिया यूरोपियन नेशंस इम्पोज्ड देयर इम्पीरियलिज्म। एशिया के किन क्षेत्रों में यूरोपीय राष्ट्रों ने अपना साम्राज्यवाद इम्पोज किया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, ऑल ऑफ दीज, इंडिया, चाइना एंड जापान। तो एशिया के इन रीजन में यूरोपियन नेशंस के द्वारा इम्पीरियलिज्म को इम्पोज किया गया था। देन इसके अलावा कुछ और भी एशियन रीजन है, जैसे म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड एंड फिलीपींस। तो एशिया के इन रीजन में इम्पीरियलिज्म को इम्पोज किया गया था। नेक्स्ट है, वाई यूरोपियन नेशंस ब्राउट द नेशंस ऑफ एशिया एंड अफ्रीका अंडर देयर इम्पीरियल रूल। यूरोपीय देशों ने एशिया और अफ्रीका के देशों को अपने साम्राज्यवादी शासन के अधीन क्यों लाया? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, बिकॉज ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। एशिया और अफ्रीका के समृद्धि के कारण यूरोपियन नेशंस एशिया एंड अफ्रीका के देशों को अपने इम्पीरियल रूल के अंडर में लाए हुए थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, वाई द राइजिंग नेशंस इन द यूरोपियन कॉन्टिनेंट गेव ए स्टिमुलस टू इम्पीरियलिज्म। यूरोपियन कॉन्टिनेंट में उभरते राष्ट्रों ने साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन क्यों दिया? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट, व्हाट वाज नोन एज कैलिको ड्यूरिंग प्री इम्पीरियलिज्म पीरियड। प्री इम्पीरियलिज्म पीरियड के दौरान कैलिको के रूप में क्या जाना जाता था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, कॉटन। प्री इम्पीरियलिज्म पीरियड के दौरान कैलिको के रूप में कॉटन को जाना जाता था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच रिवॉल्यूशन प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन यूरोपियन इम्पीरियलिज्म। यूरोपियन इम्पीरियलिज्म में किस क्रांति की महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो ऑप्शन सी राइट आंसर, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। यूरोपियन इम्पीरियलिज्म में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की इम्पोर्टेंट भूमिका रही। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। और नेक्स्ट हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पे ही कवर करेंगे। नेक्स्ट अगला वीडियो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पे ही रहेगा। नेक्स्ट है, इस्टेब्लिशिंग कंट्रोल ओवर अनदर कंट्री एंड एक्सप्लॉइटिंग इट्स इकोनॉमिकली इज कॉल्ड। किसी अन्य देश पर नियंत्रण स्थापित करना तथा उसका आर्थिक शोषण करना क्या कहलाता है? तो यहाँ पे आपको बताना है, किसी अनदर कंट्री पर नियंत्रण स्थापित करना तथा उसका इकोनॉमिकली शोषण करना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद कहलाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन ट्यून विथ द कंसेप्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म। निम्नलिखित में से कौन उपनिवेशवाद की अवधारणा के अनुरूप नहीं है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, दिस इज ए फॉर्म ऑफ न्यू कॉलोनियलिज्म। तो ये कॉलोनियलिज्म के कंसेप्ट के अनुरूप नहीं है। देन इसके अलावा किसी अदर कंट्री पर फिजिकल कंट्रोल, तो ये सही है। देन नेक्स्ट है, उस कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन करना, ये भी सही है। देन नेक्स्ट है, दिस इज ए फॉर्म ऑफ इम्पीरियलिज्म, तो ये भी सही है। बट ये
कॉलोनियलिज्म के कंसेप्ट के अनुरूप नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज द कंट्रोल ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्रीज बाय डेवलप्ड थ्रू इनडायरेक्ट मीन्स सच एज इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड प्रमोशन ऑफ कैपिटलिज्म। तो यहाँ पे बताना है आर्थिक शोषण और पूंजीवाद को बढ़ावा देने जैसे इनडायरेक्ट तरीकों से विकसित देशों द्वारा कम विकसित देशों पर नियंत्रण करना क्या कहलाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नियो कॉलोनियलिज्म नौ उपनिवेशवाद कहलाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हेन वाज अमेरिका डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 1492। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज की गई थी जल मार्ग से। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका वाइल सर्चिंग फॉर। क्रिस्टोफर कोलंबस ने किसकी खोज करते हुए अमेरिका की खोज की थी। तो यहाँ पे बताना ये किसकी खोज करते हुए अमेरिका की खोज किया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है इंडिया। तो ये इंडिया की खोज के लिए निकला हुआ था लेकिन इंडिया के स्थान पे अमेरिका को खोज किया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। और अमेरिका के लिए सी रूट की खोज किसने किया था। तो यहाँ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूछे जाते हैं। तो वास्को डी गामा ये 1498 में इंडिया के लिए सी रूट की खोज किया था। वास्को डी गामा 1498 में जो एक पोर्तुगीज एक्सप्लोरर था तो उसने इंडिया के लिए 1498 में सी रूट की खोज किया था। नेक्स्ट है हु नेम्ड द पैसिफिक ओशियन। प्रशांत महासागर का नाम किसने रखा। तो यहाँ पे बताना पैसिफिक ओशियन का नामकरण किसने किया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है मैगेलन। मैगेलन के द्वारा पैसिफिक ओशियन का नामकरण किया गया था। तो पुर्तगाली खोजकर्ता फर्डिनेंड मैगेलन के द्वारा 1521 में पैसिफिक ओशियन का नामकरण किया गया था। और मैगेलन ये पूरे ग्लोब की जल मार्ग से परिक्रमा करने वाला पहला नाविक भी बना था। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछे ही जाते हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इंपीरियलिज्म से। तो उम्मीद है ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। यदि इंपॉर्टेंट रहा तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोज। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।